पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 तक हमने समझ लिया था और आज की क्लास में हम बात करेंगे आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 से लेके 6 तक के बारे में, जो आरक्षण से संबंधित है, जिसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ इसके जो जजमेंट हैं उन पर बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे इसके जो याद रखने की ट्रिक्स है, इन सारे 6 क्लॉज को कैसे याद रख सकते हैं, जो हमने पिछले पार्ट में बताए उनके 3 क्लॉज, और ये 3 क्लॉजों को आप किस तरीके से याद रख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 की, जो बात करता है सरकारी नौकरियों में आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को, यहाँ पर राज्य से मतलब ये है कौन सा राज्य, आर्टिकल 12 वाला, तो राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व तो राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, तो उनके लिए क्या है, नियुक्ति और पदों पर आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। यहाँ पे निर्वाचित नहीं है, निवारित कर नहीं करेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कहता है क्लॉज 4 जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है, यही वो क्लॉज है जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब्स में SC ST एंड OBC को रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि आरक्षण के लिए 2 शर्तें होंगी। क्या कहता है, आरक्षण के लिए 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त क्या होगी, पहली शर्त होगी कि भैया व्यक्ति क्या है, पिछड़े हुए वर्ग में हो, पिछड़े वर्ग का हो। दूसरा है, राज्य के अधीन सेवाओं में क्या है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, यानी कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, यानी उचित प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 कंडीशन होंगी तो गवर्नमेंट जॉब्स में क्या है, आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, पिछड़े वर्ग से मतलब यहाँ पे ये तीनों से समझना है ना, कि ये तीनों इसमें इंक्लूड है, SC ST OBC गवर्नमेंट जॉब्स में। तो रिजर्वेशन के लिए इन 2 कंडीशन का होना जरूरी है। अब रिजर्वेशन पर एक लिमिट है, वो लिमिट है कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। अपवादित दशाओं को छोड़कर, अपवादित दशाएं हो सकती हैं जिनमें 50% से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम बात करें, मान लो किसी पद के लिए 100 वैकेंसी आती हैं। ठीक है, उन 100 वैकेंसी में से 50% ही रिजर्व हो सकती हैं, यानी कि 50% पोस्ट पर ही रिजर्वेशन मिल सकता है, 50 पोस्ट पर ही SC ST एंड OBC के लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है। इसके अलावा जो 50 होंगी वो जनरल कैटेगरी के लिए होंगी। हालांकि उनमें कि इस 50% के 10% जो है एडिशनल कोटा भी जो है EWS के लिए दिया गया है, जिसे हम क्लॉज 6 में समझेंगे। ठीक है, तो ये जो लिमिट लगाई गई थी 50% की, इस पर केस है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वर्सेस भारत संघ। इस केस में ये लिमिट डिसाइड की गई थी। ठीक है, इस केस को अपन आगे भी देखेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है कि रिजर्वेशन तो है, 2 कंडीशन होंगी, उन 2 कंडीशन के होने पे ही रिजर्वेशन दिया जाएगा, और किसी भी दशा में रिजर्वेशन जो है 50% से ज्यादा नहीं होगा इन 3 कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब आते हैं हम क्लॉज 4A पर, जो बात करता है प्रमोशन में आरक्षण। देखिए, ये जो क्लॉज है, ये जो क्लॉज है 4A, ये 77th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। SC ST के लिए जोड़ा गया था, 77 अमेंडमेंट से ये जोड़ा गया था 1995 में। ठीक है, इसमें प्रावधान किया गया है कि जो SC एंड ST कैटेगरी के लोग हैं उनको रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में भी मिलेगा, यानी कि प्रमोशन में भी क्या होगा, आरक्षण होगा, प्रमोशन में आरक्षण SC ST को। ठीक है, ये प्रावधान ये करता है। ठीक है, अब इसमें एक जो हाईलाइटेड है रेड कलर से जो लिखे हैं वर्ड्स, ये जोड़े गए थे 85th अमेंडमेंट से। ठीक है, 85th अमेंडमेंट 2001, तो ये 2001 में जोड़े गए थे। देखिए, इसमें कुल मिला के इस क्लॉज के अंतर्गत ये कहा गया है कि SC ST को प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा और राज्य को इस संबंध में लॉ बनाने से, इस संबंध में रिजर्वेशन देने से निवारित नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए भी कंडीशन वही है कि SC ST कैटेगरी से हो और पर्याप्त रूप से सेवाओं में क्या है, किसी वर्ग या वर्ग के पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब इसे हम समझते हैं, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, पारिणामिक ज्येष्ठता सहित किसी वर्ग या वर्ग के पदों पर पारिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामले में क्या है, आरक्षण होगा। तो क्या कहता है कि इन अ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। अब ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी क्या है, इसे समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल अपन लेते हैं एक क्लर्क का। ठीक है, एक क्लर्क पोस्ट का लेते हैं किसी डिपार्टमेंट में, उसमें सीनियर क्लर्क भी है और हेड क्लर्क भी है। ठीक है,
इससे आपको ये जो है क्लॉज 4A क्लियर हो जाएगा। अब मान लो कि किसी डिपार्टमेंट में कुल जो है 26 क्लर्क हैं, कितने हैं, ए बी सी ऐसे करके जो है टोटल एक्स वाई जेड तक जो है टोटल 26 जो है क्लर्क हैं। अब होता ही है कि 26 क्लर्क हैं जिनमें से ए जो है 12 साल से सर्विस में है, ये 11 साल से है और ये जो है 10 साल से है। इसके अलावा और भी हैं जो 9-10 साल से सर्विस में है। एक्स वाई और जेड, ये क्या है, एक्स वाई जो है एससी कैटेगरी के हैं और जेड जो है एसटी कैटेगरी का है। जैसे इसको 7 इयर्स हैं, इसके जो है जॉब करते हुए 5 ईयर हो गए हैं, इसको जो है 6 ईयर है। तो इस तरीके से क्या है, इनको टाइम पीरियड हो चुका है जॉब करते हुए। अब होती है प्रमोशन सीनियर क्लर्क पर। सीनियर क्लर्क के लिए प्रमोशन के लिए कितने, 5 पद आए हुए हैं। कितने आए हैं, 5 पोस्ट आई हैं, जिसमें से एस सी एस टी को रिजर्वेशन मिलेगा। तो टोटल 3 पद जो है जनरल कैटेगरी के भरे जाएंगे और 2 जो है एस सी एंड एस टी कैटेगरी से। क्योंकि देखिए प्रमोशन जो होता है वो सर्विस की अवधि के बेसिस पर होता है। तो एबीसी जनरल कैटेगरी से इनका प्रमोशन हो जाएगा एबीसी का, ठीक है, क्योंकि इसके 12 साल हैं, इसके 11 और एक 10। तो एबीसी का प्रमोशन हो गया सीनियर क्लर्क पर। और इसमें से देखिए एक्स का प्रमोशन हो जाता है एससी कैटेगरी के अंदर और एक जो है एसटी वाला, तो जेड का हो जाता है एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इनका प्रमोशन हो गया। तो यहाँ पे सीनियरिटी के साथ में प्रमोशन से मतलब ये है कि देखिए अब ये प्रमोशन हो गया। अब इसमें एबीसी के बाद डी ई एफ जी जो भी है बी तक, वहां पर भी क्या है, कुछ लोग होंगे जिनके पास 8 9 10 इनसे ज्यादा का क्या है सर्विस काल हो गया होगा, उनका इनकी सेवा अवधि हो गई होगी, पर फिर भी इनको क्या है सीनियरिटी मिल जाएगी उन पर एक्स और जेड को, क्योंकि ये सीनियर क्लर्क हो जाएंगे तो सीनियरिटी मिल जाएगी। अब होता है कि कुछ टाइम बाद हेड क्लर्क पर प्रमोशन होना है और वो प्रमोशन केवल एक पोस्ट है और वो है एसटी कैटेगरी की। तो इस एक पोस्ट के लिए जेड जो है इसका प्रमोशन हो जाता है हेड क्लर्क पर। तो अब जेड जो है इन सभी के लिए, जो कौन थे, ए बी सी डी जो भी थे बाय तक, तो उन सभी के लिए क्या हो जाएगा, सीनियर हो जाएगा। यही है सीनियरिटी का मतलब। और आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये चीज समझ आ गई होगी प्रमोशन में रिजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब आपको क्लियरिटी होगी इसमें कि प्रोन्नति में आरक्षण और वरिष्ठता के सहित क्या होता है। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा कम ही समझ में आता है, यदि आपको कोई भी डाउट हो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसको समझाने की। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वहां पर अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला है आर्टिकल 16 का क्लॉज 4B। ये है आपका अग्रनयन का नियम यानी कि कैरी फॉरवर्ड रूल। ये जोड़ा गया था आपके 81st अमेंडमेंट से। 81st अमेंडमेंट से 2000 में इसको जोड़ा गया। देखो इसमें ये बताया गया है कि देखिए जो क्लॉज 4 और 4A के अधीन जो रिजर्वेशन वाली पोस्ट थी, यदि वो किसी वर्ष में भरी नहीं गई हैं तो उन्हें आगे बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि उन्हें आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यही आपका क्या है, कैरी फॉरवर्ड रूल है। देखो इसे एग्जांपल से समझते हैं तो आपको थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। मान लो कि किसी वर्ष यानी कि 2024 में एक्स पोस्ट के लिए 100 वैकेंसी आती हैं। कितनी, 100 वैकेंसी आती हैं, यानी कि एक्स पोस्ट पर 100 पदों के लिए भर्ती निकाली गई, जिसमें से देखिए 50 पोस्ट जो हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व हो गई और 20 पोस्ट जो हैं ओबीसी कैटेगरी की हो गई और 15 पोस्ट जो हैं आपकी एससी कैटेगरी के लिए हो गई और 15 जो हैं आपके एसटी कैटेगरी के लिए हो गई। ठीक है, इस प्रकार से ये पोस्टों का डिवाइडेशन किया गया। अब होता ये है कि 2024 की पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और 2024 में केवल और केवल कितने, 80 कैंडिडेट को चुना जाता है, यानी कि 80 कैंडिडेट की जॉब लग जाती है। इसमें जनरल कैटेगरी के कंप्लीट पूरे चुन लिए गए और ओबीसी के क्या है 15 ही चुने और 5 पोस्ट जो है खाली रह गई। वैसे ही एससी कैटेगरी के अंदर भी क्या हुआ कि 5 पोस्ट इसमें भी खाली रह गई, 10 कैटेगरी के अंतर्गत चुन लिए गए। एसटी में देखें तो एसटी में क्या हुआ कि 5 चुन लिए और 10 पोस्ट खाली रह गई। तो इस तरीके से ये टोटल रिजर्वेशन वाली पोस्ट कितनी हो गई, 20। ठीक है, अब जब अगले साल यानी कि 2025 में जब वैकेंसी आती है किसके लिए, एक्स पोस्ट के लिए, एक्स पोस्ट पर वैकेंसी आती है तो इन 20 पोस्ट को उसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा, यानी कि ये जो 20 पोस्ट है इन्हें आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा 2024 में, यानी कि यही क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। यही आपका क्या है, कैरी फॉरवर्ड रूल है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये फॉरवर्ड हो जाएंगी
मान लो 2025 की वैकेंसी कितनी थी, 100 ही थी। सेम एग्जांपल लेते हैं, 2025 में भी 100 पोस्ट थी, जिसमें से सेम इसी तरीके से क्या है कैटेगराइजेशन किया गया था, 50% रिजर्वेशन उसमें हो रहा था, ठीक है। यानी कि 20 ओबीसी वाली थी, 15 15 SC ST की थी। इस तरीके से क्या हुआ, 50 हो गई, और प्लस पिछली भी रिजर्वेशन वाली पोस्ट थी, तो इस प्रकार से 20 उसमें जोड़ दी, तो ये क्या हो गया, 70% रिजर्वेशन हो गया कि नहीं। तो यही बोलता है ये क्लॉज कि जब अपन 50% वाली लिमिट इसमें देखेंगे तो इसको नहीं काउंट करेंगे। जो बैकलॉग वाली चीजें हैं, बैकलॉग की जो पोस्ट हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसमें दो ही कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट ये है कि यदि किसी वर्ष में कोई वैकेंसी नहीं भरी गई है, क्लॉज 4 और 4A के अधीन रिजर्व थी वो पोस्ट, तो यदि वो नहीं भरी गई है तो उसे आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, यानी कि अगले साल में भरा जाएगा, जिसे हम बोलते हैं बैकलॉग की पोस्ट, ठीक है। 2025 में कोई वैकेंसी आती है, तो उसमें यदि वो रिजर्व कैटेगरी वाली है तो उस वर्ष में 50% से ज्यादा नहीं होगा। यदि वो बैकलॉग वाली को मिलाकर 50% से ज्यादा हो रहा है तो 50% वाली लिमिट लागू नहीं होगी। बस दोनों चीज है इस पर। आई होप आपको दोनों चीज क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। अभी हमने आरक्षण समझा, अब आरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जिनको आपको याद रखना है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, 1963 का सुप्रीम कोर्ट का यह मामला था। इसमें पहली बार 50% की जो सीलिंग थी उसको स्थापित किया गया था। दूसरा, इसमें कहा गया था कि जो कास्ट है, जाति जो होती है, केवल वही आधार नहीं हो सकती पिछड़ेपन को निर्धारित करने का, इसके अलावा अन्य आधार भी हो सकते हैं, आर्थिक आधार जैसे गरीबी इत्यादि, ठीक है। तो ये पहली मेजर रूलिंग थी रिजर्वेशन पर। दूसरी थी आपकी इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1992 का ये मामला था। इसमें फिर से कहा गया कि जो 50% की सीमा है उसे लागू किया जाना चाहिए। केवल अपवादित दशाओं में ही 50% की सीमा को तोड़ा जा सकता है, बाद बाकी 50% की जो लिमिट है उससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इसमें पहली बार जो है क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था कि ओबीसी के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को संपन्न वर्ग और पिछड़े वर्ग में विभाजित किया जा सकता है, और जो लोग क्या है क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। और इसमें प्रारंभिक रूप से ये भी कहा गया प्रमोशन में कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें कही गई थी, देखिए अभी हमने अग्रनयन का सिद्धांत पढ़ा था, तो इसमें अग्रनयन के सिद्धांत जो पढ़ा था, कैरी फॉरवर्ड रूल को इसमें संवैधानिक माना गया था, ठीक है। और इससे पहले एक मामला था देवदासन का। देवदासन के मामले में कैरी फॉरवर्ड रूल को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। बाद में इसे जो है कैरी फॉरवर्ड रूल को इंदिरा साहनी के मामले में कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना गया, ठीक है। अगला है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2006 का ये मामला है। देखिए हमने देखा था कि 77th अमेंडमेंट से और 85 अमेंडमेंट से और 81st अमेंडमेंट से, ये तीनों से क्या है 4A और 4B में अमेंडमेंट किया गया था, और इसी को क्या है रिजर्वेशन इन प्रमोशन में क्या है वैलिड डिक्लेयर किया गया, यानी कि संवैधानिक माना गया था। उसके बाद इसमें 3 कंडीशन सेट की गई थी कि फुलफिल करना चाहिए, तब जो है आपको प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा। वो 3 कंडीशन कौन सी थी, डेटा इकट्ठा करना, ये अपर्याप्त रिप्रेजेंटेशन है, पिछड़ेपन को देखना, तीसरा की प्रशासनिक दक्षता। अगला है जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता। इसमें क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट था वो SC ST के प्रमोशन में अप्लाई किया गया था, ठीक है, उसको वैलिड की माना गया था। इसमें कहा गया कि भाई डेटा की आवश्यकता नहीं है, केवल बैकवर्डनेस और प्रशासनिक दक्षता को देखा जाएगा प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए। पर इसमें यह कहा गया कि रिप्रेजेंटेशन डेटा रिक्वायर्ड होगा, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन कितने लोग कर रहे हैं उनका डेटा जरूरी होगा सरकार को इकट्ठा करना। ये चीज इसमें कही गई थी जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी के मामले में। अगला है डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ सेक्रेटरी 2021। इसमें क्या है महाराष्ट्र में रिजर्वेशन की जो सीमा थी उसको क्रॉस किया गया था 50% को, यानी कि मराठाओं के आरक्षण से संबंधित ये मामला था, और इसी 50% की सीमा को वायलेट किया था मराठा आरक्षण देकर। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण जो है वो केवल और केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में ही हो सकता है, इसके अलावा 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। तो 50% की जो सीमा थी इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रेट किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो रिजर्वेशन पे आपको याद रखने हैं। तो समझते हैं आर्टिकल 16 के क्लॉज 5 को। क्लॉज 5 में ये कहा गया कि यदि कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन है और इनका कोई भी गवर्निंग कोई मेंबर है जो उनके कार्यकलापों से संबंधित किसी पद को धारण करते हैं, यानी कि धार्मिक संस्था कोई है उसके अंतर्गत उसके कार्यकलापों को संचालित करने के लिए कोई पद है, यानी कि कोई पोस्ट है, कोई रिलीजियस पोस्ट है, उसके कार्यकलापों को संचालित करने के लिए कोई पद है, उस पद पर किसी विशिष्ट धर्म को मानने वाला व्यक्ति ही उस पोस्ट को धारण कर सकता है। इस प्रकार की कोई विधि बनाई जाती है
तो वो वैलिड होगी, इसके अंतर्गत ये कहा गया है। अब सिंपल सी बात है कि भाई देखो, हिंदू धर्म का क्या है, कोई मंदिर या संस्थान है, उसके अंतर्गत पुजारी जो होगा वो क्या होगा, ब्राह्मण जाति का होगा या ब्राह्मण समुदाय से होगा और हिंदू ही होगा। तो इस प्रकार के जो लॉ बनाकर ये डिसाइड किया जाता है कि ये व्यक्ति इसके अंदर होगा, तो वो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। यानी कि जो धार्मिक संस्थानों में धार्मिक पद, किसी विशिष्ट धर्म का व्यक्ति ही उस धार्मिक पद को धारण करेगा, ऐसा इस प्रकार का इसमें प्रावधान किया गया है। जैसे वक्फ बोर्ड की हम बात करें तो उसमें केवल एक मुस्लिम व्यक्ति ही उसमें पद धारण कर सकता है, कोई हिंदू ये नहीं कह सकता कि मुझे मुस्लिम वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम भी ये नहीं कह सकता कि मुझे भाई उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मठ का मुझे मठाधीश बनाया जाए। तो इस प्रकार की जो धार्मिक पोस्ट होती हैं, उन पर कोई विशिष्ट धर्म को मानने वाला व्यक्ति ही उस पोस्ट को होल्ड करेगा और ये चीज जो होगी वो विधि के अधीन होगी और इस प्रकार की विधि जो है गवर्नमेंट बना सकती है। अगला है हमारा आर्टिकल 16 का क्लॉज 6, जो बात करता है ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में आरक्षण। तो देखिए, अभी तक हमने क्लॉज 4 और क्लॉज 4A पढ़ा था आरक्षण से संबंधित। तो ठीक उसी प्रकार से ये बात करता है कि जो क्लॉज 4A के अंतर्गत उल्लेखित वर्ग हैं, उनसे भिन्न नागरिकों के लिए, जो कैसे हैं, आर्थिक रूप से दुर्बल हैं, आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर वर्ग हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, उन सिटीजन के लिए आरक्षण की बात करता है क्लॉज 6। यानी कि कुल मिला के ईडब्ल्यूएस के आरक्षण जो है वो होगा सरकारी नौकरियों में। तो ईडब्ल्यूएस को जो है पिछड़े वर्ग के अतिरिक्त क्या है, आरक्षण होगा और वो होगा कितना, 10%। ठीक है, 10% आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस को मिलेगा। सेम एनालॉजी पे काम करता है जैसा हमने 4A को पढ़ा था। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल से इसे भी अपन समझ लेते हैं। मान लो कि 2024 के अंतर्गत किसी पोस्ट के लिए 100 वैकेंसी आती हैं, यानी किसी पद के लिए क्या है, 100 वैकेंसी आती हैं, जिनमें से हमने देखा कि 50% से ज्यादा पिछड़े वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए। तो मान लो कि ओबीसी के लिए उसमें कितनी है, उसमें है 20 पोस्ट है, रिजर्व है। एससी के लिए मान लो कि 10 पोस्ट है, एसटी के लिए 15 पोस्ट है। तो इस तरीके से ये हो जाएंगी। और इसके अलावा प्लस 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस को होगा, यानी कि इसमें से मान लो कि 10 पोस्ट जो है 100 में से वो होंगी ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, तो और इसके अलावा जो शेष रह जाएंगी वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत रहेंगी, यानी 45 पोस्ट जो हो जाएंगी वो जनरल कैटेगरी के लिए हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्या है, जो ईडब्ल्यूएस का है इस पर 50% वाली लिमिट लागू नहीं होगी और ईडब्ल्यूएस जो है एडिशनल होगा, है ना, मैक्सिमम 10% एडिशनल है। तो इस प्रकार से ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में आरक्षण ये आर्टिकल 16 का क्लॉज 6 देता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। और ये जो प्रावधान है ये 103वें संविधान संशोधन यानी कि 103rd अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया से 2019 में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस क्लॉज की संवैधानिकता को किस मामले में चैलेंज किया गया था, किस मामले में ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को संवैधानिक माना गया था, उस केस का नाम था जनहित अभियान बनाम भारत संघ, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका नाम था केस का। 2022 का ये जजमेंट था, हमने पिछली क्लास में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे जो है हमारे क्लॉज, इस प्रकार से हमने आर्टिकल 16 के सारे क्लॉज को समझा। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 16 के कुछ अमेंडमेंट्स जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, ओरिजिनली जो था वो 1915 का आर्टिकल 16 था, जिसके अंतर्गत 5 क्लॉज थे। ठीक है, ओरिजिनली में। फिर उसके बाद पहली बार इसमें जो संशोधन किया गया था वो उसके क्लॉज 3 में अमेंडमेंट किया गया था। जो राज्य क्षेत्र वगैरह हम पढ़ते हैं ना, वहां पे पहले पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो पहले वहां पे किया गया था। फिर उसके बाद दूसरा अमेंडमेंट हुआ था 77th अमेंडमेंट, जिसके 1995 में, जिसके द्वारा एससी एसटी के प्रमोशन में रिजर्वेशन जोड़ा गया था और इसके द्वारा जोड़ा गया था आर्टिकल 16 का क्लॉज 4A को इसके द्वारा जोड़ा गया था। फिर 81st अमेंडमेंट 2000, इसको ध्यान रखना है। और इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था कि कैरी फॉरवर्ड के रूल को अलाउ किया गया था और रिजर्वेशन की जो 50% सीमा है बैकलॉग की भर्तियों में लागू नहीं होती है। ठीक है, और इसके द्वारा जोड़ा गया था क्लॉज 4B। ठीक है, फिर 85th अमेंडमेंट 2001 किया गया, जो किया गया 4A में, जिसमें एससी एसटी कॉन्सिक्वल सीनियरिटी के बारे में बात की गई थी। ये हमने वहां पर देखा था। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और अभी लेटेस्ट है 103rd अमेंडमेंट 2019, जिसमें ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन किया गया है और इसके द्वारा जोड़ा गया है क्लॉज 6। ठीक है, 15 में भी क्लॉज 6 किससे जोड़ा है, इससे जोड़ा है, और 16 में भी क्लॉज 6
इसी अमेंडमेंट से जुड़ा है, तो ये अमेंडमेंट आपको अच्छे से याद रखना है। अब आती है बात कि इनको याद कैसे रखेंगे। देखिए, याद रखने की शॉर्ट ट्रिक तो कोई है नहीं, बस ये है कि आपको थोड़ा सा याद हो जाए, उस हिसाब से हमने ये ट्रिक थोड़ी बनाई हुई है। देखिए, क्लॉज 1 को याद रखने के लिए किसकी बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, कीवर्ड है। तो सबको नौकरी में मौका नंबर 1, कैसे याद रखेंगे 16(1) को, सबको नौकरी में मौका नंबर 1, तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे। दूसरा है क्लॉज 2, नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट, कि भाई 15 वाले RRCSP हमने देखा था, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, तो इसमें दोस्त का डिसेंट और रेजिडेंस, तो हम कैसे याद रखेंगे इसको, 15 वाले RRCSP, दोस्त का डिसेंट और रेजिडेंस, इस प्रकार से इसको याद रख लेंगे। फिर 16 का क्लॉज 3 कैसे है, रेजिडेंस एक्सेप्शन, ऐसे याद रखना है इसको, 16(3) संसद करेगी रेजिडेंस फ्री, तो इससे मतलब ये कि संसद लॉ बना के रेजिडेंस को फ्री करेगी, यानी कि रेजिडेंस वाला जो उसकी छूट दे सकती है, ठीक है। 16 के 4 को कैसे याद रखेंगे, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स को, तो इसको इस प्रकार से आप याद रखेंगे, 16 का 4 नौकरी में आरक्षण का अधिकार, 16 का 4 नौकरी में आरक्षण का अधिकार। अब 16 के 4(a) को कैसे याद रखेंगे, तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि 16 का 4(1) आगे प्रमोशन में आरक्षण का अधिकार, कैसे याद रखेंगे, 16 का 4(a), ए से आगे, है ना, ए से आगे प्रमोशन में आरक्षण का अधिकार। फिर 4(b) को कैसे याद रखेंगे, 16 का 4(b), 16 का 4(b) बैकलॉग वैकेंसी में आरक्षण का अधिकार, ए में आगे प्रमोशन, बी में बैकलॉग वैकेंसी में, तो इस तरीके से याद रख लेंगे। फिर क्लॉज 5 को कैसे याद रखेंगे, 16(5) धार्मिक पद पर अपना ही बंदा पाए, 16(5) धार्मिक पद पर अपना ही बंदा पाए, तो इस तरीके से आप इसको याद रख लेंगे। फिर है 16 का क्लॉज 6, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, 16 का 6 ईडब्ल्यूएस को नौकरी में करेगा फिक्स, ये चीज आप याद रख लेंगे। तो इस तरीके से आप पूरे आर्टिकल 16 को अच्छे से याद रख पाएंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने आर्टिकल 16 के अंदर देखी। हालांकि ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि देखिए आर्टिकल 15 और 16 ऐसे प्रोविजन है जिनको समझने में लगभग 10 से 15 दिन लग जाते हैं। आर्टिकल 16 और 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है अच्छे से। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो अगला लेक्चर होगा, वो हमारा अगला लेक्चर होगा आर्टिकल 17 एंड 18 पर होगा, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों के अंत के संबंध में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।